Hello everyone, once again welcome to my channel. As in my previous video, we have studied about domestic architecture, and in this video we are going to study about tracking social differences. This is a new topic in this chapter, and under this topic there is subtopic called study of burials. So हम आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे. तो जो पहला चीज़ आता है, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे. तो इसे हम कंपेयर करेंगे पिरामिड्स इन इजिप्ट. जो हमें पिरामिड्स मिले हैं इजिप्ट में, आई होप आपको पिरामिड्स पता होगा, जो कि इस तरीके का साइज का आपने देखा होगा इजिप्ट में. तो हमें जो पिरामिड्स मिले हैं तो उसमें हमें क्या दिखा है कि उसके अंदर बहुत सारे वेल्थ रहते थे, मतलब बहुत कीमती सामान हमें मिले उसके अंदर, चाहे वो गोल्ड हुआ या फिर ऑर्नामेंट्स हुए या ज्वेलरीज हुआ, खाने पीने का सामान. तो बहुत कॉस्टली सामान रहते थे. उस समय क्या पता चलता था कि उस टाइम में जो है वेल्थ लोगों का बहुत ज़्यादा, लोग बहुत अमीर हुए करते थे. तो उसी तरीके से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कॉमन मिला है दोनों में. वो ये मिला है कि यहाँ पर जो लोग डेथ रहते थे, जो मर जाते थे, तो उनके जो ग्रेवयार्ड रहते थे, कब्र जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हमें पिट्स मिला है. पिट्स क्या होता है भाई? तो पिट हॉलोड स्पेस होता है, मतलब खाली जगह. तो खाली जगह के अंदर क्या रहता था कि जो डेड बॉडी है उसके साथ साथ हमें पॉटरीज और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, उनके अगल बगल रखा हुआ था. उसके साथ साथ हमें खाने का सामान भी उस टाइम लोग रखते थे. तो वो ये सब क्यों रखते थे? क्योंकि वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ पे. तो आफ्टर लाइफ मतलब कि उन्हें लगता था कि लोग जो उनके बिलव्ड है, जो मरे हैं, वो मरने के बाद भी उनके एक अलग वर्ल्ड होगा और वो वापस जिंदा होंगे और उनका वो अलग वर्ल्ड में वो रहेंगे. तो जो वो अलग वर्ल्ड में रहेंगे तो वहाँ पर उन्हें ये पॉटरीज और ऑर्नामेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा. वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे और रहेंगे. तो उनका वो सोचना था उस टाइम का, उनका वो मानना था, बिलीव था. तो इसलिए वो ये सब चीज़ रखते थे. और एक चीज़ हमें क्या दिखा है कि जो ज्वेलरीज होता था वो सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं होता था, वो मेन के लिए भी होता था. तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ वुमेन और मेन के लिए अलग अलग रख रहे. उस टाइम पे ये बहुत कॉमन था. आपने मूवीज़ या सीरीज में भी देखा होगा कि जो राजा रहते थे हमारे एंशंट में, तो वो बहुत सारे ज्वेलरीज पहनते थे, चाहे वो बीड्स हुआ, बहुत सारे मोती के. तो उस टाइम पे ये कॉमन था कि मेन भी इस तरीके का पहनते थे. तो इसलिए तो हमें ये कैसे पता चलता है कि जो मेन थे वो भी ज्वेलरीज पहनते थे? तो 1890s में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक चीज़ मिला था, एक मेल स्कल मिला था, जिसके साथ उन्हें जैस्पर बीड्स और थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिले थे. तो जैस्पर बीड्स और माइक्रो बीड्स दोनों एक तरीके, बीड्स तो आपको पता होगा जो मोती होता है गोल गोल, एक तरीके का ये भी मोती का नाम है, टाइप है. तो उन्हें ये सब मिला. तो उनसे वो पता लगा, उन्हें पता चला कि उस टाइम पे जो मेल्स थे उनको भी ज्वेलरीज मिलता था. और एक और चीज़ उन्हें क्या मिला है, कॉपर मिरर. तो उस टाइम मिरर जो थे वो तो इतने डेवलप नहीं हुए थे कि वो कांच का ले, तो उस टाइम कॉपर मिरर्स चलते थे. तो उन्हें वो भी आर्कियोलॉजिस्ट के फाइंड में मिला है. नाउ अंडर ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स. तो उसके अंदर हम दो चीज़ पढ़े, एक यूटिलिटेरियन, एक लग्जरीज है. तो यूटिलिटेरियन में मतलब आर्टिफैक्ट जो उस टाइम लोग बनाए थे, तो उसके अंदर दो तरीके की चीज़ हमें मिले हैं. तो यूटिलिटेरियन में हमें पॉटरीज मिला है और फ्लैश रबर्स मिले हैं, जो कि कॉमन चीज़ थे. बट लग्जरीज मतलब कि लग्जरीज से समझ में आता है, आप लोगों को लग्जरी पता ही होगा. तो उसके अंडर में हमें पॉट ऑफ फेंसेस मिले, जो कि बहुत कॉस्टली रहता था उस टाइम पे. तो जो पॉट ऑफ फेंस रहता था वो क्या चीज़ से बनता था? सैंड, कलर और गम को मिला के बनाया जाता था पॉट. सेकेंड चीज़ हमें गोल्ड्स मिले हैं. गोल्ड्स तो अभी भी बहुत लग्जरी चीज़ आते हैं. तो उस टाइम एक न्यू टर्म है जिसको हम लोग होर्ड्स बोलते हैं. तो होर्ड्स क्या होता है? व्हेन समवन केप्ट इट देयर फॉर सेफ्टी एंड इट टिल नाउ रिमेन्स. मतलब ये बहुत अजीब बात है कि उस टाइम पे लोग जो गोल्ड्स थे उसे संभाल के रखा गया था, कहीं पर रखते थे संभाल के, लेकिन वो इस तरीके से संभाल के रखते थे कि फिर वो ना ही वो कभी यूज़ करते थे, ना ही कोई और यूज़ कर पाया है उसे, और अभी तक वो वहीं पर सेफली रखा हुआ है. तो ऐसे चीज़ भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें मिला है, जो कि बहुत फ़नी लगेगा कि हम कुछ सामान रखें कि हम बाद में यूज़ करेंगे या फिर हमारे आने वाला जनरेशन यूज़ करेगा, बट अभी तक उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है और वो वैसे के वैसे ही वहाँ रखा हुआ है. उसके बाद अब
जो दूसरा टॉपिक है वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो हमें याद रखना है, वो है चन्हुदाड़ो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे चन्हुदाड़ो प्लेस था जो कि स्मॉलर देन मोहनजोदाड़ो था। तो वहाँ पर हमें जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसके हिसाब से हमें वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिले, जैसे कि बीड्स, मोतिया, शेल्स, मेटल्स, सील एंड वेट्स मिले हैं। तो जो चन्हुदाड़ो है वहाँ से हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के हिसाब से ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ मिले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। नाउ हम पढ़ेंगे जो बीड्स यूज़ किया जाता था उस टाइम, वो किस मटेरियल से बनता था, क्या शेप रहता था और उसको किस तरीके से डेकोरेट किया जाता था। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट यस, अगर 1 मार्क्स में किसी में आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो मटेरियल्स यूज़ किया जाता था उस टाइम वो था जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शील, टेराकोटा, बर्न्ड क्ले एंड एटसेट्रा और भी। बट ये जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब जो शेप्स यूज़ किया जाता था, मतलब जिस शेप का बनाया जाता था, पहला वो है डिस्क। तो डिस्क कुछ इस तरीके का उसका शेप होता है, इस तरीके का। सेकंड सिलेंड्रिकल शेप में बनाया जाता है। सिलेंड्रिकल शेप तो आपको पता ही होगा, जो कुछ इस तरीके का होता है। दूसरा स्पेयर मतलब नॉर्मल जो राउंड होता है वैसा टाइप का। फिर बैरल शेप कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंडर टाइप का ही होता है, बट वो 2 साइड से थोड़ा लार्ज होता है, फैला हुआ इस तरीके से। फिर सेगमेंटेड कुछ इस तरीके का होता था, सामने में होल रहता था, तो सेगमेंटेड। अब जो डेकोरेट किया जाता था, पहले तो पेंट से डेकोरेट किया जाता था। दूसरा जो था कट्स, जो भी पॉट्स बना रहे हैं उसमें कट करके, जब क्योंकि क्ले से बना है, जिससे भी बन रहा है तो उसमें डिज़ाइन डालते थे कट करके। जो तीसरा है वो है एच्ड डिज़ाइन। तो एच्ड डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि कोई भी मेटेरियल किसी में भी आप जब हीट होता है तो उसके ऊपर आप पुश करके, जब वो गर्म रहता है, इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हो। तो इसको इस तरीके का डिज़ाइन भी किया जाता था उस टाइम पे। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो बीड्स था वो हमें कहाँ कहाँ मिला है, जिससे हमें पता चला है कि उस टाइम इस तरीके का बीड्स यूज़ किया जाता था। तो जो पहला है वो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स इन लोथाल एंड धोलावीरे एंड चन्हुदाड़ो। तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मतलब जो स्पेशल ड्रिल्स खुदाई हुआ है, हमने जो खुद आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खुदाई किया है, तो कहाँ कहाँ लोथाल, धोलावीरा और चन्हुदाड़ो में वहाँ पर हमें जो बीड्स है वो मिला है। उसके बाद जो नागेश्वर एंड बालाकोट है, वहाँ डिफरेंट मटेरियल्स का हमें बीड्स मिला है, जो कि मेड किसका बना हुआ था, शेल्स का बना हुआ था। तो और क्या हमें पता चला कि जितना भी आर्टिफैक्ट्स थे, जितने भी सब चीज़ थे, वो सब कहाँ डिलीवर होता था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में डिलीवर होता था। वो बनता था अलग अलग जगह में और डिलीवर इस 2 जगह में होता था। उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ पावर, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें कहाँ कहाँ जो बीड्स थे वो मिले हैं, या बीड्स या कुछ भी जो आर्टिफैक्ट्स से मटेरियल्स थे, हमें कैसे पता चला कि वो कहाँ बनते थे, और क्या हमें उसका प्रूफ या सबूत मिला है। तो हमें रॉ मटेरियल्स मिले हैं, मतलब ऑब्वियसली अगर आप आयरन का या फिर पॉट्स बनाओगे किसी चीज़ का, तो ऑब्वियसली पॉट्स के लिए हमें क्ले चाहिए होगा, तो वो क्या वो रॉ मटेरियल है जिससे कि पॉट्स में वो ट्रांसफ़र होगा। तो हमें वो सब चीज़ मिली जिससे हमें पता चला कि वहाँ पर प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पर वो रॉ मटेरियल्स रखा हुआ है। वेस्ट मिले, ऑब्वियसली अगर आप कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, तो जो वेस्ट निकलते थे, तो उस टाइम पे जो वेस्ट थे वो निकलते थे, तो हमें उससे पता चला है। फिर रिजेक्ट्स मतलब जो भी आइटम्स वो बना रहे हैं, तो कोई ख़राब हो जाता है तो हम उसे रख देते हैं ना, कि वो नहीं जाएगा। अगर फैक्ट्री में भी कुछ चीज़ बनता है तो वो कुछ ख़राब होता है, तो वो हम प्रोडक्शन हाउस या आगे हम नहीं पास करते हैं, तो उसमें से जो रिजेक्ट सामान थे वो रखा रहता है, वो मिला है हमें। और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उस तरीके का ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। वे आर फाउंड इन द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जहाँ पर सामान बनते थे वहाँ पर हमें इस तरीके की चीज़ मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि
वहाँ प्रोडक्शन होता था वो प्लेस में। Now we will start a new topic which is trade strategies of procuring materials। तो इसमें मेनली बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट था उस टाइम पे वो मेनली 3 में डिवाइडेड था। एक था लैंड रूट, रिवराइन रूट और कोस्टल रूट। लैंड रूट आपको पता होगा कि लोग रास्ते से जाके ट्रैवल करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे सामान को। रिवराइन मतलब जो रिवर था उससे करते थे। कोस्टल रूट मतलब मेनली सीज से करते थे। सी से कोस्ट में आते थे। कोस्ट में आपको पता होगा कि पोर्ट्स होता है, वहाँ पर से सामान आना जाना होता था। अब जो हम बात करेंगे वो मेनली है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड्स। मतलब जो मटेरियल्स थे वो सब कॉन्टिनेंट से और अलग अलग जगह से आते थे। कहाँ आते थे? इंडिया में, मीन्स हड़प्पा में। तो जो पहला है वो है शेल्स। तो शेल्स कहाँ कहाँ से आते थे? फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट से आते थे। एंड पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन दिस प्लेसेस। तो क्या होता था, जो भी जगह में, आपको पता ही होगा, अगर वहाँ पर फैक्ट्रीज बनते हैं या फिर हमें कुछ माइंस पता चलता है तो वहाँ पर आसपास ऑटोमेटिकली सेटलमेंट्स बनने लग जाते हैं उस जगह पे। तो उसी तरीके से उस टाइम पे जब नागेश्वर एंड बालाकोट में शेल्स मिलना शुरू हुआ था तो वहाँ पर भी लोग सेटल होने शुरू हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से बिजनेस होगा, तो लोग को मनी मिलता है, तो पैसे से लोग वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। तो इस तरीके से होता था। जो सेकंड है वो है लेपिस लेजुली। तो वो कहाँ से? वो शोटुगाई से हमें मिला है। फिर है कार्लिनियन, वो हमें लोथाल से मिला है। फिर है स्टीयरटाइट, जो कि हमें साउथ राजस्थान के साइड से मिला है और नॉर्थ गुजरात के साउथ से मिला है। उसके बाद जो कॉपर है वो हमें राजस्थान से मिला है, मेनली खेतरी रीजन से मिला है। आपको पता है जो खेतरी रीजन है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन जनरल नॉलेज में। तो उसे हम गणेश्वर या जोधपुर कल्चर भी बोलते हैं अभी इस टाइम पीरियड में। तो अगर हम गोल्ड का बात करें तो वो हमें मेनली साउथ इंडिया से ही मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आपको एक पॉइंट पे लिखने आ सकता है, तो यू शुड नोट इट डाउन। अब हम हड़प्पा का कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे विद डिस्टिंक्ट लैंड। मतलब जो हड़प्पा था उसका कैसा कॉन्टैक्ट था अलग अलग जगहों से। तो पहले हम ओमान को पढ़ेंगे। ओमान जो है उसे हम मगन भी पहले बोलते थे, बट अब उसका नाम ओमान है। तो जो ओमानी कॉपर है वो जो सिमिलर रहता था हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के जैसा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक सेम मटेरियल रहता था, उसको हम लोग निकल बोलते हैं। और एक और चीज़ में क्या मिला है कि जो लार्ज हड़प्पन जार्स था वो हमें कहाँ मिला है? ओमान में मिला है। और देखा गया है कि उसके चारों तरफ एक ब्लैक क्ले से वो सराउंडेड रहता था, जिससे कि जो लिक्विड है वो बाहर ना आने में हेल्प करता था। उसके बाद हमें मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट में मिला है कि 3rd मिलेनियम था BCE। उस पर लिखा गया था कि जो मेसोपोटामियन पीपल है वो इंपोर्ट कराते हैं कॉपर। कहाँ से कराते हैं? मगन से, उसको कि हम पहले अभी ओमान बोलते हैं। और ओमान के बाद जो दूसरा कॉन्टैक्ट हमें दिखा है वो है मेसोपोटामिया, जिसको कि हम प्रेजेंट इराक बोलते हैं। तो वहाँ क्या है? दे डू ट्रेड्स विथ 3 रीजन। वो 3 रीजन के साथ ट्रेड करते थे। पहला था दिलमन, मगन एंड मेलुहा। तो मगन तो ओमान को बोलते, और वो लोग हड़प्पा को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता था। वो लोग हड़प्पा को मेलुहा बोलते थे। तो वो मेलुहा हड़प्पा के साथ भी ट्रेड करते थे, हमें ये पता चला है। दूसरा ये पता चला है कि जो वो मेलुहा थे वो इंपोर्ट कराते थे कार्नीलियन, लेपिसली, कॉपर, गोल्ड, एंड दे कॉल हड़प्पा अ लैंड ऑफ सी फेरर। मतलब वो ये सब चीज़ तो इंपोर्ट कराते ही थे हड़प्पा में, और वो हमें मीन्स हड़प्पा को लैंड ऑफ सी फेरर्स बोलते थे। सी फेरर्स उन्हें बोला जाता है जो कि कैप्टन जैसे होते हैं ना, जो कि शिप्स बड़े बड़े चलाते हैं और एक जगह दूसरे जगह शिप्स में जाते हैं, तो उसे सी फेरर्स बोलते हैं। तो वो हड़प्पा रीजन को सी फेरर्स, लैंड ऑफ सी फेरर्स बोलते थे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई टीचिंग। अगर कुछ भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।